पृथ्वी के चुंबकीय गुण के संदर्भ में आज हम आप सबको बताना चाह रहे हैं कि क्या पृथ्वी एक चुंबक है। यदि पृथ्वी एक चुंबक है तो इस पर अगर लोहे की वस्तु रखी जाती है तो लौह चुंबकीय पदार्थ इसमें स्पर्श क्यों नहीं कर जाता, इसमें सट क्यों नहीं जाता। साथ ही साथ यदि यह कंप्लीट चुंबक है तो इसका व्यवहार लौह चुंबकीय पदार्थ के साथ एक चुंबक की भांति होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। और यदि पृथ्वी चुंबक नहीं है तो फिर इसमें आकर्षण का गुण कैसे आता है। इन सारे तथ्यों पर जब हम विचार करते हैं तो इस संदर्भ में आप हमसे लगातार जुड़े रहेंगे। पृथ्वी के चुंबकीय गुण के संदर्भ में आज हम पहला वीडियो बना रहे हैं, जिसमें पहले चुंबकीय गुण के संदर्भ में प्रमाण ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप ये कंफर्म हो जाए, स्पष्ट हो जाए कि पृथ्वी में चुंबकीय गुण निहित है। इस संदर्भ में दो तथ्य हैं। यदि किसी छड़ चुंबक को हम पृथ्वी पर लटकाते हैं तो हम बड़ी आसानी से कह लेते हैं कि छड़ चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक स्थिर होता है। तो जब उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित होता है तो प्रश्न यहां यह खड़ा होता है कि इसका मतलब निश्चित है कि पृथ्वी का जो उत्तर और दक्षिण चुंबक के अनुरूप है उसके ठीक विपरीत पृथ्वी का उत्तर और दक्षिण ध्रुव है। तो आखिर उत्तर और दक्षिण ध्रुव किसका, यानी निश्चित रूप से पृथ्वी में चुंबकीय गुण है, इसी चुंबकीय अक्ष का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है। यानी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, यही चीज हमने लिखा है यहाँ कि छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर होना पृथ्वी के चुंबकीय गुण को प्रमाणित करता है। इसका मतलब कि पृथ्वी में चुंबकीय गुण है, इसको यह साबित करता है कि यदि छड़ चुंबक को हम लटकाते हैं तो चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। उसी प्रकार जैसे चुंबक को अगर यहां लटकाया हुआ काल्पनिक रूप से तो चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव होगा वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर होगा और चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होगा वो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर होगा। क्योंकि चुंबक के गुण में शुरू में ही आपको हमने बताया है कि चुंबक में समान ध्रुवों में विकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। इस नियम की भी पुष्टि यहां हो जाती है। साथ ही साथ आपको इसका दूसरा प्रमाण बताते हैं कि यदि किसी लौह चुंबकीय पदार्थ, आपको पता होगा लोहा, निकेल और कोबाल्ट, लौह चुंबकीय पदार्थ के छड़ को, यानी विशेषकर लोहे के छड़ को यदि पृथ्वी लौह चुंबकीय पदार्थ के छड़ को पृथ्वी के उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप धरती में कुछ दिनों के लिए दबा दिया जाए तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी में निश्चित रूप से चुंबकीय गुण है। इस पृथ्वी के चुंबकीय गुण निहित है। इस संदर्भ में दो तथ्य हो गए। एक नंबर, छड़ चुंबक का स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर होना वे पृथ्वी के चुंबकीय गुण को प्रमाणित करता है। साथ ही साथ लौह चुंबकीय पदार्थ के छड़ को यदि उत्तर और दक्षिण दिशा में पृथ्वी के ध्रुव के अक्ष के अनुरूप यदि उसे धंसा दिया जाए और कुछ दिनों बाद उसमें चुंबकीय गुण का आना भी पृथ्वी के चुंबकीय गुण को प्रमाणित करता है। यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बराबर 5 × 10 के पावर -4 टेस्ला होता है, जिसका आगे निर्धारण भी आप जानेंगे। अब ये तो हमने जान लिया कि पृथ्वी में चुंबकीय गुण है। इस संदर्भ में दो तथ्य हमने जान लिया। अब इसमें चुंबकीय गुण क्यों है इस तथ्य को भी आप जानेंगे। जैसे चुंबकीय गुण का कारण है कि पृथ्वी के कोण में, पृथ्वी के पर जो ज्योग्राफी का विषय वस्तु होता है, खैर यहां भी आपको बताएंगे हम कि पृथ्वी के चुंबकीय गुण, पृथ्वी के कोण में धात्विक तरल की उपस्थिति होती है जिसे निफे कहा जाता है। निफे, NiFe, निफे, निकेल और फेरम, यानी लोहा और निकेल, यानी लौह चुंबकीय पदार्थ का तरल उपस्थित होता है। और पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो ये तरल भी उसके साथ ही घूमते हैं, जिस कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ओस्टर्ड का नियम कहता है कि विद्युत क्षेत्र जहां उत्पन्न होगा वहां चुंबकीय क्षेत्र स्वाभाविक है, इसलिए यहां चुंबकीय गुण आ जाता है। यानी वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि पृथ्वी के कोर में धात्विक तरल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी में चुंबकीय गुण पाया जाता है। क्योंकि जब धात्विक तरल है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो अक्ष पर घूमने के कारण इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है।
और उसका दूसरा प्रमाण वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि सूर्य से आने वाली उच्च ऊर्जा युक्त प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती है, आपने वायुमंडल के विभिन्न परतों को जाना होगा, तो उसमें आपने जाना होगा सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद ओजोन मंडल, आयन मंडल। एक मंडल होता है आयन मंडल, जहां आयनित कणों की उपस्थिति होती है। यही चीज हमने यहां लिखा है कि सूर्य से आने वाली उच्च ऊर्जा युक्त प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों के परमाणु से टकराकर इलेक्ट्रॉन विस्थापित कर देती है। और जो आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें आपको बताया जाता होगा कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन विस्थापित करते हैं उस पर धनावेश होता है। जिस वायुमंडल का एक भाग, यानी वायुमंडल का एक भाग, मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि पहले नीचे क्षोभ मंडल हुआ, क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर होता है आयन मंडल, ओजोन मंडल, और ओजोन मंडल के ऊपर आयन मंडल, यानी इसका ऊपरी भाग आयनित हो जाता है, जिस कारण यहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो ये विद्युत द्विध्रुव का घूर्णन होता है, जिसके कारण प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिस कारण भी पृथ्वी में चुंबकीय गुण आ जाता है। यानी हमने पृथ्वी में चुंबकीय गुण का दो प्रमाण जाना। एक नंबर, वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि पृथ्वी में धात्विक तरल की उपस्थिति के कारण चुंबकीय गुण होता है, और दूसरा मत है कि सूर्य के प्रकाश जब गैसों के परमाणु से टकराते हैं तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं, और जब पृथ्वी अपने अक्ष के अनुरूप घूमती है तो इस स्थिति में आयनों का आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिस द्विध्रुव आघूर्ण के कारण प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और हम ये पहले से जान चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र जब होगा तो निश्चित रूप से चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी पृथ्वी में चुंबकीय गुण आ जाता है। यानी पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इस संदर्भ में दो तथ्य, और पृथ्वी में चुंबकीय गुण क्यों आ जाता है इस संदर्भ में भी दो तथ्य आपके सामने हैं। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अगर एक दिन में इन सारे तथ्यों को सम्मिलित किया जाए तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसे खंड खंड के रूप में हम 2 या 3 खंडों में इसके प्रत्येक तथ्य को न्यूमेरिकल सहित, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से सहित सभी वीडियो आप तक एक एक दिन के अंतराल पर पहुंचाएंगे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें भौगोलिक अक्ष। आइए भौगोलिक अक्ष का निर्धारण करने के लिए हम एक विधि बताते हैं। जैसे आपको करना क्या होगा कि 1 मीटर की एक छड़ी लेनी होगी, और 1 मीटर की छड़ी को उसके नीचे 1 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे, और वृत्त के केंद्र पर छड़ी को खड़ा कर देंगे, और सुबह जब प्रकाश की किरणें उस पर पड़ेंगी तो उसका जो चित्र बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब पर एक चिन्ह खींच देंगे। और पुनः शाम के वक्त उसी समय को ध्यान में रखना होगा, सुबह में जितना समय उतना, यानी 12 घंटे का अंतराल हो, यानी उसके बाद शाम के प्रतिबिंब जो बनेगा उस पर चिन्ह खींच देंगे, और इन दोनों चिन्हों के बीच जो कोण बनेगा उसके बीच अंतःकोण और बहिर्कोण जो बनेगा, वो बहिष्कोण और अंतःकोण को समद्विभाग करते हुए जो रेखा खींचते हैं वह रेखा पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष है। यानी यूं तक कहें, अगर ये थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा है भौगोलिक अक्ष का निर्धारण, तो आप यूं कह लीजिए कि पृथ्वी का, जैसे अगर ग्राफिकली किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर होता है। यानी पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को से गुजरने वाली सरल रेखा को क्या कहा जाता है? भौगोलिक अक्ष कहा जाता है। यानी पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और दक्षिण दिशा से गुजरने वाली सरल रेखा को पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष कहते हैं। साथ ही साथ इसमें भौगोलिक यामियों इसका निर्धारण, जो अभी आपको हमने बताया कि एक मीटर की एक छड़ी लेंगे और एक वृत्त खींच करके सुबह और शाम के प्रतिबिंबों से बनने वाले कोण को समद्विभाग करते हुए जब एक लकीर खींचते हैं तो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष का निर्धारण हो जाता है। अब भौगोलिक यामियोतर, यहाँ एक शब्द आ रहा है यामियोतर, जिसको अंग्रेजी में मेरिडियन बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी समय क्या हो रहा है तो आप निश्चित रूप से कहेंगे 8 AM लगभग। तो इसका मतलब AM जो आप कहते हैं एंटी मेरिडियन और पास्ट मेरिडियन। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि भारत के समय का निर्धारण कहां से होता है तो आप कहेंगे कि इलाहाबाद नैनी 82.5 डिग्री से होता है। तो जीके के प्रश्नों को हम लोग रट लेते हैं, सेना के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सब पूछता है, लेकिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि
सारे 82 डिग्री क्या है, इलाहाबाद से क्या संबंध है, जगह के साथ समय का क्या संबंध होता है, यानी अक्षांश और देशांतर का संबंध नहीं जानने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। जो आपका भूगोल का टॉपिक होता है और निश्चित रूप से आप कोशिश करेंगे अक्षांश और देशांतर को समझने का, और ऐसा देशांतर के कारण होता है कि जैसे सूर्योदय, और सूर्योदय का देश अगर पूछा जाए तो जापान को कहा जाता है, मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को कहा जाता है। ये सब आखिर प्रश्न क्रिएट कैसे होते हैं, इसका मतलब कि अक्षांश और देशांतर के आधार पर, विशेषकर देशांतर के आधार पर ही ये प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं। यानी भौगोलिक याम्योत्तर का मतलब हुआ कि भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। अब चुंबकीय अक्ष हुआ कि जैसे चुंबक को अगर पृथ्वी के विभिन्न जगह पर अगर छड़ चुंबक को लटकाया जाता है तो विभिन्न स्थानों पर उसका कोण, नमन कोण, उसका कोण जो होता है वो अलग अलग होता है। और जब जिस स्थान पर ये छड़ चुंबक पृथ्वी के तल के लंबवत हो जाता है उस बिंदु को कहा जाता है चुंबकीय ध्रुव। और इन दोनों चुंबकीय ध्रुव, इसका मतलब उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव से गुजरने वाली जो सरल रेखा है उस सरल रेखा को क्या कहेंगे, चुंबकीय अक्ष कहेंगे, जो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के साथ साढ़े 11 डिग्री या 11.3 डिग्री लगभग का कोण बनाते हुए गुजरती है, यानी ये पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष है। उसके बाद भौगोलिक याम्योत्तर है, यानी भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। इसका मतलब कि भौगोलिक अक्ष का निर्धारण 1 मीटर की छड़ी और 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त के आधार पर आपको करना जो हमने बताया, उसी रेखा से साढ़े 11 डिग्री के कोण के साथ वर्टिकल अपोजिट एंगल से साभिमुख कोण को ध्यान में रखते हुए अगर एक रेखा सरल रेखा खींची जाए जो उस वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे तो इस स्थिति में पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष का भी निर्धारण हो जाता है। और इसके अगले दिन हम आपको इन तथ्यों को आगे बढ़ाते हुए आगे के पॉइंट को स्पष्ट कराएंगे।